अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज हम मौलाना हिदायतुर रहमान पर बात कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने कई वीलॉग्स किए, बल्कि जब उन पे एक सख्त टाइम आया था तब भी हमने उन पे बात की थी, जब वो धरने दे रहे थे तब भी बात की थी। और कल के मौलाना और आज के मौलाना में क्या फ़र्क है, उसकी सियासत में क्या फ़र्क आया है, इस पे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, काफ़ी अरसे बाद, यूँ समझें कि कोई 8-9 महीने के बाद मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ग्वादर से बाहर निकल के उन्होंने अपनी एक जो पुरानी एक उनका एक वतीरा था ना, वो शुरू की है। गुज़िश्ता दिनों वो डिस्ट्रिक्ट हब गए थे, वहाँ पे डीसी से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात का मकसद ये था कि ये जो बलूचिस्तान से लोग जाते हैं ना कराची, वहाँ पे सिंध पुलिस दायरे के बलूचिस्तान के लोगों को, आम लोग जाते हैं, कोई अपना पेशेंट लेके चला जाता है, कोई अपने ज़ाती काम के लिए चला जाता है, कोई तिजारत के लिए जाता है, मुख्तलिफ़ उमूर के लिए जाते हैं नज़ारे। उसमें वक्तन फ़वक्तन ये शिकायत भी आती रहती है कि सिंध पुलिस बिल्कुल बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे कराची पे खड़ा होके वहाँ पे गाड़ियों से, या जो लोग गाड़ियों से उतरते हैं उनको, या गाड़ियों से उतार के पुलिस वाले उनसे अरे बत्ता मत्ता जेब खर्चा चाय पानी वगैरह लेते हैं, तंग करते हैं उनको। इस मामले ने मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को मजबूर किया कि वो जाके डीसी हब से मिले। हालांकि एक तरफ वो एक तो देखा जा सकता है, या यूँ कहा जा सकता है ना, कि सिंध पुलिस का डीसी हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और प्रॉपर ठीक है, मुलाकात की है, जो मुश्किलात है उन्होंने बात की है और करना चाहिए। लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि सिंध पुलिस का जो मामला है आवाम के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ, और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने जो ये तकलीफ़ महसूस की है वो अच्छी बात है। लेकिन इसको सिंध हुकूमत या निगरान हुकूमत के साथ इस मसले को टैकल करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, आईजी पुलिस से बात करनी चाहिए। और डीसी हब का डायरेक्ट मेरे ख्याल में, या इनडायरेक्ट भी, सिंध पुलिस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। हाँ, अगर हब के अंदर लोगों को पुलिस की जानिब से जो परेशानी का सामना जो पड़ता हो, उस पे ज़ाहिर है कि डीसी और वहाँ का जो डीपीओ या एसपी एंड एसएसपी जो भी बैठता है, पुलिस ऑफिसर, उनसे बात की जा सकती है। कहने का मकसद ये नहीं है कहने का मकसद जो असल मौजू है वो ये है कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब पे हमने तनकीद भी की थी गुज़िश्ता 1-2 वीलॉग में, कि उन्होंने एक लेकिन सियासत शुरू की थी बलूचिस्तान के, बलोच अवाम के हुकूक, बॉर्डर बंदिश, इलीगल जो फिशरिंग होती है, बड़े बड़े माफियाज उसमें इन्वॉल्व हैं। उस पे मौलाना हिदायतुर रहमान ने एक अच्छा सा एक राह पकड़ ली थी, एक अच्छा ट्रैक पकड़ा था। हमने उस टाइम भी बात की थी कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने लोगों के नब्ज़ पे हाथ रख के, उनकी तकालीफ को मद्देनज़र रख के उन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा है। वो यही वजह है कि ग्वादर के अवाम ने उनको रिस्पॉन्स किया, उनके साथ खड़े हुए और हम कदम रहे। उसके बाद धरने हुए, एहतजाज हुए, पुरअमन यूँ कहें कि सियासी या जमहूरी तरीके से मुजाहरे हुए। लेकिन मामला उधर दरपेश आया मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को, जब उन्होंने एक्सप्रेस वे पे जाके धरना दिया, जिससे चाइनीज़ परेशान हुए। इस पे भी हमने बात की थी पिछले वीलॉग्स में। तो उससे मामला बिगड़ गए। ऐसा भी नहीं है कि देखें कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं कि मौलाना हिदायतुर रहमान को इस्टेब्लिशमेंट का या किसी का पस पर्दा हाथ है उसके पीठ पे। तो एक कहना हाँ भी बनता है, ना भी बनता है, दोनों दोनों आप कह सकते हैं। देखें, उमूमी तौर पर अगर आप पवारान जाएं, आप इस तरह के इलाके जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब इलाके हैं ना, वहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मुबारक काजी साहब की जो दुनिया से छोड़ के चले गए हमें, तो कई इलाकों में रेफरेंसेस हुए, लेकिन अवारान में
या स्पेशली तहसील मशके में सिविल सोसाइटी की जानिब से इल्ज़ाम आया कि जी उन्हें नहीं छोड़ा गया मुबारक काजी की रेफरेंस बनाने में, उनके तहज़ीती रेफरेंस बनाने के लिए। तो बहुत से इलाके हैं वहाँ पे कुल के सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होते। शायद ग्वादर इतना सेंसिटिव उस हवाले से नहीं है क्योंकि ग्वादर में सियासत होती रहती है, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान या हक दो तहरीक बनने से कबल तक इस तरह की रैलीज एहतजाजी तरीक़ेकार या आवाम बाहर नहीं निकले। तो ये मौलाना हिदायतुर रहमान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आवाम को सड़कों पे लेके आया। और ख़वातीन का जो एहतजाज हो तो रिकॉर्ड पे है, उस पर कई बार बात हुई है, ना सिर्फ मेरी इंटरनेशनली भी बात हुई है कि ग्वादर में हज़ारों ख़वातीन बाहर निकल आए। तो ये बेसिकली लोगों का जो सपोर्ट आप कह सकते हैं मौलाना साहब के साथ थी, वो इस वजह से थी कि उन्होंने लोगों की बुनियादी इश्यूज़ को एड्रेस किया, ये इस वजह से हुआ था। लेकिन एक्सप्रेस वे पे जो धरना दिया गया, अच्छा मैं बाद में आता हूँ, तो इसमें ये हुआ था जो धरने वगैरह से पहले होते रहे थे, तो उसमें बहुत से लोगों का ख्याल ये था, देखिए हमारे यहाँ कुछ भी हो उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाया जाता है कि जी इसमें पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, और ये खदशात यूँ ही नहीं होते, ज़ाहिर है ना। इससे पहले शायद इस तरह के होते रहे मामला, इसलिए कहा जाता है शक शुबा तो रहता ही है ना। तो इस वजह से लोगों के ज़हनों में भी शक व शुबा था। लेकिन मैं यहाँ ये कह सकता हूँ आपसे कि ये जो ग्वादर में धरने वगैरह हुए थे मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के, अगर इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट हाथ नहीं हुआ होगा, लेकिन यह है कि उनकी उसमें रजामंदी शामिल थी। बहरहाल जितने भी मुजाहरे हुए हैं ना, उसमें रजामंदी आप डिनाई नहीं कर सकते कि जी रजामंदी नहीं थी तो उन्होंने धरने वगैरह दिए थे। जब एक्सप्रेस वे पे धरना हुआ तो उसमें देखें चाइनीज़ को तकलीफ तो हुई, तो चाइनीज़ ने जाके ऊपर शिकायत भी की, जी हमारा रास्ता बंद है, हम बाहर निकल नहीं सकते, आ जा नहीं सकते। तो इससे क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग मौलाना हिदायतुर रहमान से मिले, उन्हें कहा कि देखें ये रास्ता यहाँ पे आप बंद नहीं कर सकते। ये धरने से जो ये आपका ऑपरेशन हुआ था या कार्रवाई हुई थी उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम उनको कहा गया कि जी देखें इधर आप नहीं धरना दे सकते, इधर बस एक बस घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, उसके बाद आपको जाना चाहिए, आप चले जाएँ। तो असल में मामला इधर गड़बड़ हुआ ना मौलाना साहब का। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने वो बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि मैं तो धरना दूंगा। जब रात के मेरे ख्याल में 1-2 बजे मौलाना हिदायतुर रहमान साहब पे किसी घर में, या मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के अपने घर में या किसी और के घर में, जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसके बाद मजबूरी बन गई इंतज़ामिया की जी इनको तो हटाना है फिर इधर से। फिर वो ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में हालांकि हक दो तहरीक ने बीएमपी पे बड़े इल्ज़ाम लगाए, बीएमपी को बड़ा, हालांकि बीएमपी पे इधर इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन इसके अलावा जो धरने का जो स्टार्ट हुआ था, यानी इस तहरीक का जो आगाज़ हुआ था, उस आगाज़ के साथ ही बीएमपी जो है मौलाना हिदायतुर रहमान के हदफ तनकीद थे। उसकी वजह यह है कि ग्वादर में जो एमपी है वो बीएमपी से हैं, इस वजह से। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के फौरी बाद हक दो तहरीक ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की ग्वादर की हद तक कि जी इस ऑपरेशन का जो पस पर्दा जो हाथ है वो बीएमपी का है और सूबाई हुकूमत का है, और सूबाई हुकूमत ने बीएमपी के कहने पे हमारे ऊपर ऑपरेशन किए। ये शायद अभी भी हक दो तहरीक वाले कहें, लेकिन उस टाइम ये नारा बड़ा ज़ोर पकड़ रहा था। ये नारा हक दो तहरीक का ही था। तो उसमें ज़ाहिर है कि बीएमपी भी बड़ी तादाद में ग्वादर में उनका एमपी है, सेटिंग एमपी है, उस टाइम के सेटिंग एमपी थी, तो उनके भी तो वर्कर थे। उन्होंने ज़ाहिर है कि काउंटर करने की कोशिश की। यहाँ पे
बीएमपी और अगदो तहरीक आमने सामने हुए बाकायदा तौर पर, लफाजी कहें उसको, लफ्जी जंग कहें, इसमें वो लोग आमने सामने रहे। अगदो तहरीक के कारकुनान, वर्कर्स, लीडरशिप सब पे मुकदमात बने, एक एक नहीं बल्कि एक बंदे पे 10-10, 15-15 मुकदमात भी बने, लीडरशिप भी दर लिया गया। लेकिन उस टाइम मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को छोड़ दिया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ग्वादर से कराची चले गए। वहाँ पे जमा इस्लामी का ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा सेटअप है, अपने उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि पनाह ली या वहाँ पे वो रहे। दरमियान में महीना 1.5 महीने तक वो नज़र नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने ग्वादर में गिरफ्तारी दी। ये तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें मौलाना हिदायतुर रहमान साहब का जो बुनियादी जो आप कह सकते हैं कि जो मुतालिबा था, वो मुतालिबा अवाम के हुकूक का, उनके इश्यूज़ का, और फ़िशरमैन के जो समंदर के अंदर जो माफियाज इल्लीगल फ़िशिंग कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ थी। मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है, अगर मौलाना साहब को किसी ने सपोर्ट दी है पसे पर्दे या नहीं दी है, वो एक अलग सवाल है। अगर मौलाना साहब अपना फोकस सिर्फ इश्यूज़ पे रखता, इश्यूज़ को ही एड्रेस करता, इश्यूज़ पे ही सियासत करता, मतलब किसी पार्टी के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश ना करते, तो मौलाना साहब के जो क्या कहते हैं उसके इजाफा होता, ठीक है, पॉपुलैरिटी में उसके इजाफा होता, सही है। और उस टाइम देखें जब पहला धरना हुआ था तो ग्वादर में धरना था, बात ग्वादर की हो रही थी और बॉर्डर ट्रेड की हो रही थी, लेकिन पंजगुर, तुर्बत, अवारान और मकरान तमाम लोगों ने अगदो तहरीक को न सिर्फ सपोर्ट दी बल्कि बहुत बड़ी हिमायत मौलाना साहब के पास आई। हम जैसे लोगों को लग ये रहा था कि शायद एक मोमेंटम बन सकता है, एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है पूरे बलूचिस्तान में, और उसकी जो है क़यादत मौलाना साहब कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो तहरीक है ये लपेट में लेगा बाकी इलाकों का। लेकिन मैं तो इसको बदकिस्मती कहूँगा, यहाँ सियासत में मैच्योरिटी न होना ही कह सकते हैं ना आप इसको, कि मौलाना साहब ने इदराक नहीं की अपने वो पॉपुलैरिटी का, उसको इदराक नहीं हुआ कि लोग मुझे सपोर्ट क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने बीएमपी का दामन ही पकड़ा, उसको ही खींचने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, जब ज़ाहिर है कि मुकदमात हुए, कार्रवाई हुई, मुकदमात हुए, थोड़ा बहुत तो लोगों का ज़ाहिर है कि एक एक बंदे पे 10-10 मुकदमात हों तो उसमें लोगों के थोड़े बहुत हौसले भी थोड़े से पस्त हुए ना, जो आम कारकुन है या आम जो सपोर्टर था उसका। एक ये हुआ। दूसरा, मौलाना हिदायतुर रहमान ने बाकी तमाम इलाकों को या बाकी बलूचिस्तान के इश्यूज़ को परे रखकर सिर्फ ग्वादर की सियासत की, और कई बार उन्होंने कहा कि ग्वादर के अवाम मुझे एमपीए बना दें या मुझे मुंतखब कर दें, मैं इश्यूज़ हल कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे जैसे लोगों को लगने लगा कि यार ये मूवमेंट कोई नहीं है, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये एक ग्वादर की हद तक की एक सियासत है। वो भी मकसद और मंशा जो है वो ग्वादर का जो हल्का है, नशिस्त है, उसको हासिल करना है। ये पिछले मैंने एक व्लॉग की, बहुत सारे दोस्तों ने, अगदो तहरीक वालों ने मुझ पे बड़ा तनकीद किया, बहुत ज़्यादा तनकीद की। मैंने कहा था कि जी ये सियासत इस तरह, तो फिर आप में और बाकियों में तो फिर फ़र्क ही नहीं रहा। आप भी एक सीट की सियासत कर रहे हैं, बाकी बलूचिस्तान की सियासत कर रहे हैं। आप कल एमपीए बनेंगे, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जो आज के एमपीए बैठे हुए थे उस टाइम मैंने कहा था कि आज के एमपी जो असेंबली में बैठे हुए हैं वो जब कुछ नहीं उखाड़ सके सिस्टम में, वो जो माफियाज हैं वगैरह का, तो एक फर्द अगर एमपीए हो भी जाए कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा मौक़िफ़, अभी भी मेरा मौक़िफ़ यही है। इससे पहले जब मैंने बात की तो यही बात मैंने दोहराई थी, ठीक है।
जब मौलाना साहब बॉन्ड हो गए ग्वादर तक, तो लोगों के बाकी अजला के साथ साथ ग्वादर के अंदर भी मौलाना साहब ने लूज़ करना शुरू कर दिया, और इससे डेफिनेटली हमल कलमती को फ़ायदा मिला। न सिर्फ हमल कलमती को फ़ायदा मिला, बल्कि उस टाइम बाकी जो स्टेक होल्डर हैं ग्वादर के अंदर, बाकी जो सियासी जमातें हैं, उनको भी फ़ायदा मिला, क्योंकि ज़ाहिर हक दो तारीख को उन लोगों ने ही सपोर्ट दी थी जो उन्हीं पार्टियों से आए थे। बहुत सारे लोग दोबारा अपने अपनी जगहों पे जाके बैठ गए, मतलब जिस पार्टियों में थे उधर चले गए। एक मामला ये हुआ। अभी मौलाना साहब के पास ऑप्शन भी नहीं था सियासत करने का, मतलब कि मतलब क्या मुद्दा क्या उठा रहे थे। जो मुद्दा उन्होंने उठाए थे, एक तो वो है कि वो बार बार रिपीट हो रहे थे, और चीज़ों पे शुरू में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, लेकिन बाद में नहीं हुआ, क्योंकि फोकस आपका डिस्टर्ब हो गया। आपने अपना फोकस, अटेंशन जो है वो डिवाइड कर दिया। आपने बीएमपी पे अपना फोकस बीएमपी को कर दिया, तो बाकी इश्यूज तो रह गए ना जी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ग्वादर की हद तक भी मौलाना साहब ने लूज़ कर दिया है। अब 2 साल पहले का मौलाना और 2-1.5 साल पहले का मौलाना और 1.5-2 साल बाद के मौलाना में बड़ा फ़र्क है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अभी मौलाना साहब भी हब गए थे ना, पिछली बार भी हब गए थे जब मज़दूरों ने एहतजाज किया था, जब वहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मज़दूरों के साथ जो ज़ाहिर है कि नाइंसाफ़ियाँ जो भी होती रहती हैं कंपनियों में, तो उस टाइम जब मौलाना साहब गए थे तो वहाँ पे हज़ारों लोगों ने मौलाना साहब के साथ बैठ के धरना दिया था, और बड़ा एहतजाज हुआ था, रैली हुई थी, हज़ारों लोग थे। इस दफ़ा जब मौलाना गए थे अब में कितने लोग थे, क्योंकि आपने बुनियादी तौर पर इश्यूज़ को छोड़ दिया। जिस इश्यूज़ पे पब्लिक ने आपका साथ दिया था वो इश्यूज़ ही आपने छोड़ दी, तो ज़ाहिर है कि पब्लिक पर अपना फैसला लेगी ना कि भाई आप जब मेरी बात नहीं कर रहे हो तो मैं आपका साथ क्यों दूं। तो यही सूरत यार मेरा ख्याल है कि ग्वादर में है, और ग्वादर में अभी देखना ये पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, देखना ये पड़ेगा। देखें अभी मौलाना साहब एक तरफ हक दो तहरीक को उन्होंने रजिस्टर कर दिया है इलेक्शन कमीशन में, दूसरी तरफ वो जमात इस्लामी के अहदेदार भी हैं, ठीक है। अभी ये दो चीज़ें भी बहुत से लोगों को कंफ्यूज करेगा इन फ्यूचर। अभी भी ये बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, वोटर को कंफ्यूज करेगा, और मौलाना साहब के जो मुखालिफ लोग हैं वो इसको इस्तेमाल भी करेंगे। अब ये मौलाना साहब इसको समझे ना समझे उनकी मर्ज़ी। अभी मौलाना साहब को दो में से एक चॉइस करनी पड़ेगी, या जमात इस्लामी या हक दो तहरीक। हक दो तहरीक छोड़ दी तो मौलाना साहब की पोजीशन वो रहेगी जो इससे पहले जमात इस्लामी में थे, हक दो तहरीक से पहले तक थे, वही रहेगी। जमात इस्लामी छोड़ेंगे वो एक नजराती मसला है, नजरियाती तौर पर वो जमात इस्लामी कह रहे हैं, जमात इस्लामी मौलाना साहब का अम्ब्रेला है का। हालांकि ये मैं आपको बताऊं, हालांकि मौलाना साहब जब गिरफ्तार हुए थे जमात इस्लामी ने इस तरह सपोर्ट नहीं दी मौलाना हिदायतुर रहमान को जिस तरह देना चाहिए था। अगर जमात इस्लामी चाहती तो पेशावर से लेकर क्वेटा कराची तक मौलाना के लिए धरने भी दे सकती थी, मुजाहरे भी कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मौलाना उस टाइम जमात इस्लामी ने सिर्फ वो रिवायतन स्टेटमेंट, छोटा मोटा एक मुजाहरा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अभी मौलाना साहब के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जमात इस्लामी में रहें या हक दो, दोनों में इकट्ठे रहेंगे। मैं बड़ी पेशन कोई नहीं करता, मैं तो मतलब वो लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है, तज्जिया है मेरा, एनालाइज है कि मौलाना साहब सूबा हुकूमत भी हार जाएंगे, सूबा नशिस्त भी हार जाएंगे। हाँ, अगर किसी से कोई सपोर्ट मिला, अमल कलमती से कोई बेजार है, उसको लाना नहीं चाहते, वो तो एक अलग मामला है, अलग बहस है, अलग मौजू है। लेकिन इसी पैटर्न पे अभी जो मौलाना साहब चल रहे हैं, इसी पैटर्न पे चले और कोई सपोर्ट नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर ईसा नूरी वाला फैक्टर जो है वोट बैंक है, मयार जान अभी जो है मेयर है,
उन वो अलग हो गए अमल कलमती से, मौलाना साहब से मिल गए, इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं अगर, तो फिर 19-20 का मुकाबला होगा दोनों तरफ से। तो मौलाना साहब से मेरा मतलब एक मशवरा है कि जी आप हमारी तरह एक मिडिल क्लास से हैं, मतलब ग्रास रूट से आपने सियासत शुरू की, हमें खुशी होती है, यकीन मानिए मुझे ज़्यादातर बहुत खुशी होती है एक बंदा ग्रास रूट से सियासत शुरू करे और ऊपर तक पहुँचे, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी होती है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी मौलाना साहब से मेरा एक मशवरा है, आपके लोग तनकीद करते रहें, कोई मसला नहीं है, आप हम पे तनकीद होती रहती है, इसका हम आदी हैं, लेकिन जिस तरह आपने ग्रास रूट से आपने उठने की कोशिश की है, एक लिमिट तक आ गए, फिर आप दोबारा तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, इसको आपने अपने नारे के साथ इसको आपने ऊपर जाना है। सिर्फ एक पार्टी दो पार्टियों की तनकीद से जो है आपका ग्राफ मुझे नहीं लगता कि ऊपर चला जाए। हाँ, अगर बाकी किसी अलायंस के साथ आप जाएंगे तो भी आपको फिर जमात इस्लामी और हक दो तहरीक में से एक को चुनना पड़ेगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।